चिल हुआ। कल का अभी खुमार सच में उतरा नहीं है, एकदम नहीं उतरा होगा, और आज एक नए खुमार के लिए हम तैयार हो जाएं। आज का सेशन लेंगी हमारी लेडी लीडर शिखा मैम, जो मेरी अपलाइन भी हैं, और इस एकेडमी को नियर अबाउट हम लोग साथ में ही ज्वाइन किए थे, पहले शिखा ही ज्वाइन की हुई हैं। प्रोफेशन से एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको पता है कि किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, किस शब्द को कैसे समझाना है, और यही उनका हुनर इस एटॉमी में इतना बढ़िया फिट हो गया है कि उनके किसी भी ट्रेनिंग सेशन को लोग जानते हैं कि वो अच्छा ही होगा। आज का सेशन जो हम लोग का है स्किल, उस पर बहुत कुछ हम लोग जानेंगे आज मैडम से। लेकिन मोटा मोटा एक चीज बताया कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा वर्ड है स्किल। लेकिन एटॉमी की बात करें तो एक एग्जाम्पल दे के शिखा मैम को हम बुलाएंगे कि जैसे आप प्लान जानना, ये हुआ लर्निंग, एजुकेशन, लेकिन उस प्लान को प्रेजेंट करना वो होता है स्किल। आप बहुत अच्छा प्लान जान रहे हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं प्लान, लेकिन कोई तैयार किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, और प्लान आप बहुत कम जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उसी को बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, वो होता है स्किल। तो आज हम लोग इस स्किल को, ये 2022 में, ये करेंट ईयर में, वो कौन सा स्किल हम लोग को चाहिए कि हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़े, और जितने हम लोग प्रॉमिस करते हैं अपने लीडर से, अपने लीजेंड से, यस हम लोग सेमी सेल्स मास्टर बनेंगे, सेल्स मास्टर बनेंगे, डायमंड तक जाएंगे, तो उस आपके प्रॉमिस और अभी की जानकारी के बीच में गैप कौन सा है, वहां पे कौन सा स्किल चाहिए, वो हम लोग जानेंगे। तो शिखा जी, तहे दिल से स्वागत है आपका। मीना सर बस सभी को अनम्यूट कर दिया जाए, एक जोरदार क्लैपिंग। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, शिखा मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम शिखा मैम। अरे कोई वेलकम शिखा मैम, वेलकम, स्वागत है शिखा मैम। वेलकम शिखा मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता नहीं इसी सारे आवाजों में एक छोटा सा बच्चा भी बोला है वेलकम मैम, क्यूट सा, मजा आ गया, वाह बहुत ग्रेट। क्यूटली बोला, थैंक यू सो मच बच्चे। और सभी लोग हैंड रेस कर ले पहले, सभी लोग हैंड डाउन कर ले सभी लोग, ताकि शिखा मैम का नाम ऊपर आ जाए। ओके जी, चलिए शिखा जी, सो मच सभी ओवर लोगों टू यू। को, थैंक यू सो मच सर। और इतना वार्म वेलकम, और वो छोटा सा बच्चा इतने क्यूटली बोला, तो सच में दिल खुश हो गया कि बच्चे भी सुन रहे हैं। तो यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सभी लोगों का इतना प्यारा वेलकम करने के लिए। और आज का सेशन जो है वो हम लोगों का स्किल्स पे है। सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों के डेली इस समय सेशंस हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अब, समय वो आ चुका है कि हम लोग अपने पर अपना काम शुरू कर सकें। जैसा कि सर ने टॉपिक में लिखा था कि स्किल्स टू डेवलप इन 2022, स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया 2022? बिकॉज अगर इस तरीके से ले, ऐसा नहीं है कि 2022 के बाद कुछ नहीं हो सकता है, या 2022 के पहले कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 2022 को स्पेसिफिकली अगर आप सोशल मीडिया, इवन न्यूज में या नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखते हैं, तो आपके हिसाब से ये जो डायरेक्ट सेलिंग का 2022 का एरा है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2022 में अगर आपने अपने पर काम कर लिया, तो आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे गोल्डन मोमेंट्स आएंगे, जिस पर आपको शायद कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने उस समय को यूज किया तो मेरा ये नुकसान हो गया या ये किया। 2022 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि 19 नवंबर 2019 से ये जो कोविड हम लोगों की जिंदगी में आया, पूरी तरह से सबकी जिंदगी जो थी वो तहस नहस हो चुकी है। बहुत कम ही लोग होंगे जो इस कोविड की सिचुएशन में भी खुश होंगे, ग्लो कर रहे होंगे। उनमें से हम एटॉमियंस हैं शायद, कि हम लोग खुश भी हैं और ग्लोइंग भी हैं, बट कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं हम लोग में से बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया है इस सिनेरियो को। तो ये है
कि अगर हम लोग 2022 को स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब जब ये कोविड यहाँ से जाने वाले पोजीशन पे है, अब ये जो थर्ड वेव हम कह रहे हैं, थर्ड वेव का मतलब है कि ऑलरेडी ये वायरस म्यूटेंट है कि अब धीरे धीरे ये कमजोर हो रहा है, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो अब इसके बाद जितनी तबाही, जितनी गलत चीजें, जितना मिस हैपनिंग सबके साथ होना था ऑलरेडी हो चुका। अब इससे बुरा मुझे नहीं लगता किसी के साथ हो सकता है, लेकिन हाँ, इससे अच्छा बहुत कुछ हो सकता है जो हम लोगों का 2022 में है। अब ये है कि 2022 में, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब हम छोटे थे तो सबसे पहले हम जब साइकिल शुरू कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो एट दैट टाइम हमारे दिमाग में एक सिचुएशन आती है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, नहीं रे बाबा नहीं चलाएंगे। दूसरा इंस्टिंक्ट कहता है कि गिरेंगे ही तो क्या हुआ, संभल के कम से कम साइकिल तो आ जाएगी। यानी कि दोनों चीजें आपके माइंड को ट्रिगर कर रही होती हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस चीज को ओवरकम करते हो, अपने डर को, या उस डर के आगे जो आपकी सफलता दिख रही थी उसके पास आप जाते हो। यानी कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माइंडसेट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक सेशन में डिस्कस कर चुके थे, राइट। अब अगर आपने अपने रिच माइंडसेट की बात को मान ली तो आप साइकिल चलाना सीख जाते हो। यही हम लोगों का 2022 के साथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही विकट हमने देख ली है, अब है बारी अच्छे समय की। अब अगर हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो शायद आगे वाले समय में हम रिग्रेट जरूर करेंगे। कर लिया होता तो शायद अच्छा होता, उस दिन मेहनत करी होती ना तो शायद बहुत अच्छा होता, शायद उनसे बात किया होता ना तो वो आज हमारे साथ होता। ये सारे रिग्रेट्स जो आगे आने वाले समय में आपको होने वाले हैं, सभी लोगों के साथ होंगे, ये नहीं होने देना है। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं और अभी सब लोगों से भी यही उम्मीद है कि सब लोग इसी चीज पर ही हम लोग काम करेंगे, जिसके लिए कुछ स्किल्स हैं जो मुझे लगता है जिस पर मैं अपने आप को काम कर रही हूँ, जिसमें हमारी टीम के लोग अपने आप को फोकस करके काम कर रहे हैं। उसी को थोड़ा अलग नजरिए से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 2022 में अगर आपने अपनी उन स्किल्स को डेवलप कर लिया, सभी के पास होती है स्किल्स, किसी भी चीज में काम करना है, अगर आपको अपना इनपुट किसी चीज में डालना है कि आपका उसका आउटपुट जो हो वो बेहतरीन हो, तो आपको उसमें वहां पर स्किल्स चाहिए होती हैं, आपको वहां पर आपकी कैपेसिटी चाहिए होती है, कैपेबिलिटी चाहिए होती है, और लास्ट द थिंग आपका चाहिए होता है माइंडसेट। कैपेबिलिटी सभी को भगवान ने दे रखी है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है। कहते हैं भगवान जब रचना कर रहे होते हैं तो हर किसी के पास एक यूनिक स्ट्रेंथ, यूनिक कैपेसिटी देकर के भेजते हैं, हम सभी के पास है। फर्क ये पड़ता है कि कौन अपनी उस कैपेसिटी को समझ पाता है और कौन अपनी उस कैपेसिटी को इग्नोर कर देता है। जो समझ जाता है वो उसके हिसाब से अपने आप को परिपक्व बनाता जाता है हर समय। जो इग्नोर करता है वो आए दिन कभी किसी को ब्लेम, कभी किसी को ब्लेम करता है, मतलब अपनी गलत चीजों का ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते रहता है। वो ये नहीं कहता कि मैंने नहीं किया, वो ये कहता है कि उनकी वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, चाहे परिस्थिति को दोष दे या किसी व्यक्ति विशेष को दोष दे। माइंडसेट, दोनों चीजें आपके पास होती हैं, आप पर निर्भर करता है। यानी कि आपका ये जो इनर विल है ना, ये आपको हमेशा सही की तरफ प्रमोट करता है, लेकिन दूसरी तरफ डेविल विल होता है, वो कहता है गलत करना। आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ओवरकम करते हैं, आप कैसे उस चीज से उबरते। और इसी चीज पे बेस्ड है आज हमारा ये सेशन स्किल्स का। अगर 2022 में हमने इन सारी चीजों पर फोकस कर लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि 2023 में, 24 में, 25 में या 2030-50 में कुछ और रखो, लेकिन हाँ, फिर चीजें स्टेबल होती जाएंगी। आज जो भी चीज आप नया करेंगे ना, शायद उसमें परिपक्वता आएगी। साइकिल एक दिन में नहीं आती है, लेकिन साइकिल से एक दिन अगर आपका डर निकल जाता है तो उस दिन आप उस पर बैठ के मस्ती से घूम जरूर लेते हैं। लेकिन हाँ, उस साइकिल को सही ढंग से चलाने के लिए आपको कम से कम 10 दिन लगते हैं। आप सीख तो जाते हो, पर या तो आपको बैठने में प्रॉब्लम आती है, या चलती साइकिल से उतरने में प्रॉब्लम आती है, या चलती साइकिल पर चढ़ने में आती है। इन सारी स्किल्स को सीखने में आपको कम से कम 10 दिन लगते हैं, और फिर वो दिन आता है कि आप उस स्किल्स को डेवलप कर लेते हो और अब आप साइकिल पे चलते चलते भी चढ़ जाते हो, चलती साइकिल से भी उतर जाते हो, आप बैठा के भी चला लेते हो, आगे भी और पीछे। तो ये चीजें हैं
जिन पर हम फोकस करते हैं और यही हमारे डायरेक्ट सेलिंग में काम आती है। तो इसी पे बेस्ड स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। सुशील सर, स्क्रीन आएगी तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं शेयर कर रही हूँ। जी जी जी, श्योर। जी आ रही है। ठीक है सर। जी स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो स्किल्स का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंटीग्रिटी, लर्निंग एंड लीडरशिप। मतलब स्किल्स आपका अपने आप में अगर देखा जाए तो एक, कहते हैं ना, पूरी तरह से एक परिपक्व शब्द है, एक पूरा अब्रिविएशन है इसके अंदर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं गंभीरता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ। इंटीग्रिटी मतलब होता है घनिष्ठता, यानी कि आप पहले उस पर खुद पर काम करते हैं, आप अपनी खुद की लर्निंग्स बढ़ाते हैं, आप अपनी चीजों को डेवलप करते हैं, किस चीज पर आप वहां पर कमजोर पड़ रहे हैं उस चीज को आप अपना डेवलप करते हैं। और अगर आप इस चीज को डेवलप कर जाते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा लेते हैं, उस पर फोकस्ड होकर के काम करते हैं, तो आपका जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो अपने आप डेवलप हो जाता है। आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि मैं किसी को लीड करूं या नहीं, आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं लीडर हूं। ये इनहैंस्ड हो जाता है आपके बोलने से, आपके बात करने से, आपके चाल ढाल से। सभी को पता चल जाता है कि है ही और शी हैज अ कैपेबिलिटी। आपकी वो स्किल्स जो है ना वो दिखाती हैं। आपके पास लोग बैठना पसंद करते हैं, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आपको लोग देखना पसंद करते हैं, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज का भंडार होता है, आपके पास वो इंटीग्रिटी है, उतनी अपने आप को समझने की क्षमता है, खुद पे रिसर्च करने की, अपनी गलतियों को संवारने की कैपेबिलिटी जो आपके अंदर है, वो आपको एक लीडर बनाती है। और अगर हम सीखने सिखाने की उम्र की बात करें ना, तो अगर हम स्किल्स को कंसिडर करते हैं, स्किल्स को समझने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमें बहुत जरूरी होती हैं। इनके लिए मैंने अपने हिसाब से कुछ अपने इस लगभग 2020 से आज तक की जर्नी को सम अप किया है। ये आज जो भी मैं आज आप लोगों के सामने सेशन में प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि इसके पहले मुझे कुछ नहीं आता था, इसके पहले, लेकिन हाँ, इसके पहले मैं सिर्फ एक, कहीं ना कहीं एक सिस्टर थी, एक डॉटर थी, एक वाइफ थी, एक डॉटर इन लॉ थी, एक मदर थी और एक टीचर थी। वहां पे मेरी वो स्किल्स डेवलप हुई जो मुझे एक अच्छे तरीके से घर को चलाने में मदद करती थी। वहां मेरी वो स्किल्स डेवलप हुई जो मेरे व्यक्तिगत व्यवहार को एक दूसरे से बनाने में डेवलप हुई। वहां पर मेरी वो स्किल्स डेवलप हुई जिससे कि मैं अपने बच्चों के लेवल तक पहुंचकर उनको सब्जेक्ट के थ्रू किसी चीज को समझा सकती थी। बट इस 2 साल के लगभग 2022 हो चुका है और मार्च में मैंने अपनी एक्टिव स्टार्टिंग करी थी। तो लगभग 2 साल की जर्नी मैं पूरी कहूंगी। इस 2 साल की जर्नी में मैंने जो सीखा है वो अपने आप में एक पूरा पावर पैक ही मैं कहूंगी, पूरी एक, अगर मैं कहूँ कि एक पूरा, मैं आप लोगों को एक सेशन दे ही रही हूँ, एक सब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकती हूँ। बिकॉज ये सिस्टम मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ पे हर दिन मैंने एक चीजें सीखी हैं। कोविड ने शायद मुझे भी इन स्किल्स पर काम करने के लिए बहुत ही फोकस कर दिया। वो समय आया जिस पर शायद अगर मैं सोचने बैठती या लोगों से बात करके, न्यूज़ देख करके शायद कोरोना कोरोना खाली चिल्लाती रहती, तो शायद मैं अपने ऊपर उतना काम नहीं कर पाती। वो लॉकडाउन, हमेशा मैं कहती हूँ कि मेरे लिए एक समय था जिसपे मैंने खुद को संवार दिया। और यस, ऑफ कोर्स आज मुझे सच में प्राउड भी होता है कि शायद उस सिनेरियो में मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया था, तो मेरे पास ये स्किल नहीं थी कि मैं किसी भी चीज का पीडीएफ आराम से तैयार कर पाऊं, क्योंकि नौबत ही नहीं आई थी कभी। बने बनाए पीडीएफ्स होते थे, उनको हम लोग पीडीएफ रीडर से देख लेते थे। उस समय एडिटिंग नहीं आती थी क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि बच्चों को बुक से पढ़ाना होता था। कुछ चीजें अगर अटकती थी तो गूगल था, कुछ चीजें अटकती थी तो हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन होता था, या खुद ही वहां पर बुक्स की सीरीज वगैरह होती थी जो हमारे को हेल्प करती थी, या इधर लाइब्रेरीज होती थी हेल्प करती थी।
बट ये कोविड में क्या आप लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकते हो, वहां पे वन एंड ओनली आपका जो एकमात्र काम करा वो था आपका सेल्फ स्किल डेवलपमेंट। वो हम लोगों को वहां पर इनहेंस किया और वही चीज मैंने यहाँ पर भी सीखी। यहाँ पर आने के बाद मेरा कई सारा जो शायद मुझ में वो चीजें थी, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर टैलेंट था, बस वो निकल के बाहर आया। मैं चूंकि टीचर थी तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कंटेंट को समझना और समझाना आता था, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग मेरी उतनी नहीं थी। पब्लिक स्पीकिंग भी अगर थी तो सिर्फ एज अ टीचर पेरेंट्स मीटिंग तक थी। वहां पर हमें किसी और के साथ डील करना नहीं आता था, या एक लिमिटेड हम लोगों का एरिया था। तो वहां पे वो स्किल डेवलप हुई सिर्फ बातों की। यहाँ पर स्किल डेवलप हुई, यहाँ पर हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप कर पाए। यहाँ पर हम लोगों से बात कैसे करें, किस लेवल के लोग, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस क्लास की टीचर है वहां पे उस लेवल के बच्चे के पेरेंट्स के साथ बात करनी है। बट जब हम यहाँ पर आए एटॉमी में, तो हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे साथ हर एज ग्रुप के लोग हैं, हमारे साथ हर फील्ड के लोग हैं। हमें यहाँ पे बैंकिंग वालों से भी बात करनी है, हमें यहाँ टीचर से भी बात करनी है, डॉक्टर से भी बात करनी है, हमें यहाँ बिजनेसमैन से भी बात करनी है, हमें मनी ओरिएंटेड लोगों से भी बात करनी है, हमें नॉलेज ओरिएंटेड लोगों से भी बात करनी है, यानी कि एक वाइड वैरायटी के साथ आपको डील करना था यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने पे काम करना ही था और आज भी करना ही पड़ेगा आप लोगों को भी, बिकॉज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आज तो नहीं करेंगे, पर भविष्य में जाकर अफसोस करेंगे कि वो समय था कि जिसमें हम कर सकते थे। बिकॉज कुछ दिन के बाद हम इन्हीं चीजों के यूज टू हो जाएंगे। आज शायद हम लोगों के लिए पीडीएफ बनाना, पीपीटीज देखने में बहुत आसान लगता है कि पीपीटीज बना करके हम तारीफ दूसरों की कर देते हैं। सुशील सर पीपीटी तैयार करते हैं तो हम लोग सिंपली कह देते हैं बहुत अच्छी थी, बहुत कलरफुल थी, बहुत अमेजिंग थी। लेकिन उसके पीछे सुशील सर ने जो वो मेहनत करी होती है, या उसके पीछे सोचने में जो दिमाग लगा होता है, उसकी किसी को समझ नहीं आती, बिकॉज वो हम नहीं करते हैं। बट ये है कि अगर हम अपने स्किल्स पे काम करते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि 2022 हमारा है। और इस पे मेरे हिसाब से मैंने अपने इस 2 साल को कुछ सम अप किया है, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने आप लोगों को चीजें बतानी कोशिश करी है कि मैंने क्या क्या चीजें अपने ऊपर करी हैं। तो मैंने अपने इन 5 चीजों पर डेवलपमेंट किया है, जिसके हिसाब से मैं इस सेशन को दे पा रही हूँ। पहला है मेरा एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। दूसरा है यहाँ पर मेरा एक्टिव लर्निंग। तीसरा यहाँ पर है मेरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा है मेरा यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये मेरा है यहाँ पर आप लोगों के लिए लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है ये चीजें? एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, एक्टिव लर्निंग क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। शायद आप लोग ये 5 चीजें देख रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि उफ, शायद आज मैम क्या सेशन लेकर के आई हैं, ये तो वर्ड ही शायद ऐसे ऐसे हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसको समझेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इससे अपने आप को रिलेट जरूर करेंगे। हर दिन जब आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हैं तो शायद ये चीजें आपके दिमाग में जरूर आती होंगी, आज नहीं आई हैं तो कल जरूर आएंगी। और आफ्टर द सेशन आप जरूर अपने आप को उससे लिंक कर पाएंगे कि यस, मैम ने जो भी कहा है ये चीजें तो हमारे साथ भी हुई है। अरे हाँ, हम जब उसके साथ बातें करने गए थे तो ये चीजें तो उन्होंने भी जब ऐसे मेरे साथ किया था तो मेरे साथ हुआ था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी एनालिटिकल थिंकिंग की और इनोवेशन की। जैसा कि नाम से ही पता है, चल रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आपकी वो काबिलियत जिसमें आप किसी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को, ये ध्यान रखिएगा कि अब जिस हिसाब से आगे का माहौल आ रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम्स ऐसी है ना जिस पर हम कोई भी साधारण सा जवाब नहीं दे सकते। हमारे मम्मी पापा या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, या हम ही लोग कई बार अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं ना, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। अरे हम लोग की तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती थी अपने मम्मी पापा से ऐसे बोलने की। आजकल के बच्चे तुरंत किसी भी चीज का हाजिर जवाब होते हैं।
या गूगल पे कुछ तुरंत कुछ चीज देख ले। आपने अगर उनसे बोला कि आप पढ़ लो या कुछ ऐसा कर लो, हर समय यूट्यूब देखते रहते हो या हर समय गूगल पे हर चीज थोड़ी मिलती है, कुछ अपना भी होता है। बच्चे कहते हैं मैम मम्मा है, पापा है ये चीज। तो प्रॉब्लम्स जितनी आसान दिखती है ना, उतनी आसान होती नहीं है। या तो शायद हम उस पर कभी फोकस ही नहीं करते हैं, या फोकस करते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं, आसान बना लेना। अगर आपने किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम को आसान बना लिया तो समझ लीजिए कि आधी जंग तो आप वहीं पर जीत जाते हैं। मीन्स अगर आपके पास प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स का जो मेन मसला होता है, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कारण होते हैं, अगर आपने उनको ढूंढ लिया कि ये प्रॉब्लम्स जनरेट किस वजह से हुई है और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से अपने साथ एक एनालाइज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करा और इकट्ठा करके उस पर थोड़ा सा टाइम दिया, साथ लिखा भी हुआ है एनालिटिकल थिंकिंग, तो वहां पर आप खुद ही देखोगे कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हो ना, वो चीज उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लग रहा था। और अगर आपने ज्यादा थिंकिंग किया तो आपको ये भी लगेगा कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है। जैसे सुशील सर अपने हर एक सेशन में अगर डेटा बताते हैं तो वो सिंपली फोकस्ड होकर ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय में जॉब नहीं रहेगी, जो कि फैक्ट है। आज जिस तरीके से सारा काम डिजिटल वे में हो रहा है, आप बैंक में जाइए, आज से 10 साल पहले बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज होते थे उनकी भरमार होती थी। आज आप बैंक में जाइए, नोट गिनने के लिए मशीन होती है, नोट डालने के लिए भी मशीन होती है, पासबुक प्रिंट करने के लिए भी मशीन होती है। आपकी आधी से अधिक समस्या के लिए जिसमें हम लाइन लगाते थे अपने उन बैंक के एम्प्लॉयज के आगे, वहां तो मशीनें काम कर रही। तो ये फैक्ट है कि आज आपके पास जो जॉब आपको दिख रही है ना, वो आगे के समय में आधी से भी आधी होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर हम इसी रफ्तार से अपनी चीजों को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे, तो ये जरूर है कि कल हमें किसी न किसी ऐसी चीज पे रोना जरूर पड़ेगा कि शायद उस समय कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। बट शायद हम एटॉमियंस इस चीज से फ्री हैं, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी थिंकिंग जो भी एनालिटिकल वे में है, क्योंकि हर दिन कंपनी हमारे पास ऐसी ऐसी चीजों का कहते हैं ना चमत्कार लेकर के आती है, तो हम सोचते हैं ऐसे भी हो सकता है। याद कीजिए जिस दिन हेंगेल पार्क सर ने एक विजुअल वर्चुअल ऑडियंस के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, वो जब वीडियो हम लोगों के पास आया था, हेंगेल पार्क सर अपने एक स्टेज पर खड़े थे और साथ में वहां पर हजारों का सीट वैसे था। आपने जब वो वीडियो देखा तो आपको लगा कि आप वहां पर उनके सामने बैठ करके बात कर रहे हो, और खाली पूरे हॉल में उन्होंने मीटिंग वैसे दी जैसे वो भरे हुए लोगों के साथ बात रही। ये डिजिटल है, ये टेक्निक थी जिसकी वजह से वो आपको फील कर पा रहे थे कि उनके सामने इतने सारे लोग बैठे हैं और एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाए उसको, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एक्सआर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आज की डेट में हम अगर उस वीडियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चीजें भी होने वाली हैं। क्या किसी ने सोचा था कि रोबोट से कोई झाड़ू लगवा सकता है? रोबोट को हम सिंपली ये देखते थे कि रोबोट है, बट आज ड्रोन हो रहा है। शादी ब्याह में आप जाइए तो ड्रोन से फोटोग्राफी हो रही है, ड्रोन से सामान एक जगह से दूसरी जगह। कभी हमने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था आगे आने वाले समय में क्या क्या चीजें होंगी। बट हाँ, ये चीज आज जो हम देख रहे हैं ना, ये यहाँ का सटल है। अब इसके बाद क्या होगा, इन्हीं चीजों में सिर्फ और सिर्फ नयापन आएगा, इनोवेशन आएगा। जो चीजें इंट्रोड्यूस होनी थी ऑलरेडी आपके समय में हो चुकी, 2021-22 तक इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। अभी 2022 के लास्ट तक भी आपका जितना है वो सारा इंट्रोड्यूस हो चुका रहेगा। बस क्या होगा, उन चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करना होगा। आपके पास एटॉमिक का सारा चीज है, आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास प्लान भी है, प्रेजेंटेशन भी है। बट उस प्लान प्रेजेंटेशन को अगर आप अपने पास रखे रहोगे तो फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपको उस प्लान प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन नाम है उसका, प्रेजेंट करो। अपने आप में वो कंप्लीट वर्ड है प्रेजेंटेशन। प्लान, प्लानिंग मतलब योजना, तो जो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? तो एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को
थोड़ा सा और आप लोगों के लिए सिंपल मैं तरीके से बताऊं तो ये 4 तरीके में मैंने इसको सम अप किया है। इस तरीके से मैं इसको आप लोगों को 4 तरीके से समझाऊंगी। पहला है जिसमें बी ऑब्जर्वेंट। आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उन सारी प्रॉब्लम से जूझना है। पार कौन लगेगा? जो उन प्रॉब्लम से निकलकर बाहर आएगा। तो कैसे निकलेंगे उस प्रॉब्लम से? बी ऑब्जर्वेंट। एक एक करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझाती हूँ। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को अगर बरकरार रखा, हमेशा कुछ नया सोचते रहे, ये ध्यान रखिएगा, इनोवेशन इज द की ऑफ रिच माइंडसेट। हमेशा कुछ नया करने वाले ही एक अच्छे दिमाग के सोच वाले होते हैं। एक आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं वो चीजें। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर किसी भी तरह से निकाल लेते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे बेहतर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने खुद से निकाला है। सबसे पहले क्या है, आपकी प्रॉब्लम को जानना होगा। बी ऑब्जर्वेंट। ध्यान से सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में। जैसे मान लीजिए आज हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है। आपने उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, चीजों को गहराई से देखिए और गंभीरता से सोचिए, क्या वाकई बेटा नहीं पढ़ रहा है? और अगर नहीं पढ़ रहा है तो उस चीज के लिए आपको ध्यान क्या देना है कि बेटे का ध्यान जा किस तरफ है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। और वो सिंपली मारपीट से कुछ नहीं होगा। अगर वो दिन भर यूट्यूब देख रहा है, अगर वो दिन भर मोबाइल देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिव एनर्जी है वो खो रही है, वो लेथार्जिक हो रहा है, वो लेजीनेस की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको उसे इन्वॉल्व करना है। वो पहले ऐसे नहीं करता था, अब कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब स्कूल बंद है, अब उसका सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। पहले हम मना करते थे कि सिर्फ सैटरडे संडे को हम मोबाइल देंगे। अभी हमारी मजबूरी है सुबह के 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक उसे मोबाइल देना ही देना। तो क्या है, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम सबकी है। बट हैंडल कौन करता है? जो ये कहता है कि चलो बेटा बैठ के हम लोग गेम खेलते हैं। बच्चे को इन्वॉल्व करना अपने साथ। बच्चा भी खुश हो जाता है, ये मम्मा आप मेरे साथ खेलेंगे, वेरी गुड। मम्मा ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, पापा आते हैं तो पापा भी साथ में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बट अगर पापा आते हैं अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, मम्मा अपना मोबाइल लेकर के जाते हैं, तो बच्चा अगर मोबाइल लेकर के बैठ रहा है तो गलत कहाँ है? मतलब प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। सिर्फ चीखना चिल्लाना या किसी पर गुस्सा करना उसका हल नहीं। दूसरा होता है कि आपके पास प्रॉब्लम तो है, आप बुक्स रीड कर सकते हो। जब भी आप परेशान होते हो ना, अपने आप को इंगेज करो। इंगेज करने का बेस्ट ऑप्शन है रीडिंग बुक्स। बुक रीड करने से क्या होता है कि आप कई तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो जाते हैं। आपको नए नए ज्ञान मिलते हैं। और बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक उठा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें पता चला उपन्यास होता है, वो मार काट कत्लेआम और इस टाइप का नहीं। ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे आपको लगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऐसे लोगों को जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में अगर शायद आपको मौका मिला होता तो आप वैसे बन पाते। आपको लगता है कि आप एने फ्रैंक की बात कर रहे हैं तो आप एने फ्रैंक की तरह बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप बिल गेट्स से इम्प्रेस हैं तो आप बिल गेट्स की तरह बनना चाहते हैं। आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर से इम्प्रेस्ड हैं तो सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहते हैं। तो आपको इन लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना कहीं इन लोगों की तरह सोचना शुरू करेंगे, इन लोगों की तरह बनना शुरू करेंगे, उनके व्यवहार को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं है। हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरे की जिंदगी में हमसे ज्यादा प्रॉब्लम हो, बट दूसरा हमसे ज्यादा सुलझा हुआ हो, उस प्रॉब्लम को इग्नोर करना ज्यादा जानता हो या उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना ज्यादा जानता हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए, प्रॉब्लम को बनाने वाले ना बने। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ आपके पास आता है, उसके लिए आप, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है,
बुक्स ही रीड अगर आप कर रहे हो तो बुक से आए हुए क्वेश्चंस को पूछो किसी से। आप प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर ली, उसको कहीं ने सॉल्यूशन निकाल भी लिया आपने बुक्स पढ़ ली कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, फिर भी वहां पर कुछ क्वेरीज रह जाती है कि अच्छा ऐसे था। तो अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं तो उस प्रश्न को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, एक अधूरा क्वेश्चन कई सारे अधूरे परिणाम को आगे बताता है। आपका एक नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन आपको आगे कई सारी चीजों में इम्परफॉर्मेंस दिखाएगा। हो सकता है कि आज आपने जिस चीज को, लेट्स सपोज अगर एटॉमी के प्लान की ही बात हम करते हैं, एटॉमी का प्लान जिसके समझ में नहीं आया, पीडीएफ में नहीं समझ में आया, आपने कहा चलो ठीक है ऐसे ऐसे देख लेते, हो गया। सामने से आपको जिसने पीडीएफ दिया था उसने पूछा सब समझ में आ गया, आपने बोला हाँ सब समझ में आया, दिमाग में क्वेरीज वैसे ही है। अभी आप जब तीसरे के पास लेकर के जाते हो उस पीडीएफ को, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे? आपने तो उसको समझा ही नहीं था, आप वो चीज गलत उसको बताते, जो होता है नॉर्मली। बिकॉज हम समझते नहीं है उस चीज को, तो हम समझाते भी नहीं है सही से। तो हमेशा क्या बनना है? बी अ थिंकर टू। हमेशा अपने क्वेश्चंस को सुनने की कोशिश करिए। जो भी आपका दिमाग कह रहा है, आपका दिमाग अगर चाह रहा है उस क्वेश्चन का आंसर सुनना, तो प्लीज उसकी सुनिए, और उसकी सुने हुए को आप जाकर उस व्यक्ति से जरूर पूछिए जिसपे आपको पूर्ण भरोसा है कि ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेगा, उलझाएगा नहीं आपको। हमेशा ध्यान रखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा पतन की तरफ लेकर के जाता है। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो वो है कि ऐसे लोगों के पास जरूर जाइए, पूछने में गुरेज नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी जो नियर बाय लोग हैं वो आपको सही से सोल्यूशन देंगे, तो वो उनसे पूछिए। अगर आपको लगता है घर का कोई बड़ा बुजुर्ग है, उससे प्रॉब्लम का सॉर्ट हो सकता है, तो उससे पूछिए। आपको लगता है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और बिजनेसमैन या वुमन आपके पास है कोई, तो संकोच कभी ना करें। और चौथी चीज है, टेक आउट टाइम, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। मतलब अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने लिए निकालिए जरूर। देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम का आधा से अधिक सॉल्यूशन उस आपके लिए निकाले गए समय में होगा। नॉर्मली आज के सिनेरियो में क्या होता है, हम अपने आप को इतना ज्यादा उलझा के रखते हैं ना कि हमारे पास प्रॉब्लम नहीं भी होती है ना तो हम प्रॉब्लम बना लेते हैं। हम इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम ये सोच सोच के दुखी रहते हैं, अरे वो इतना खुश क्यों है। हम ये सोच के दुखी रहते हैं कि उसके यहाँ झगड़ा क्यों नहीं होता है। हम ये सोच के दुखी रहते हैं कि वो कैसे कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपके पास या तो इतना सारा समय है कि आप फालतू की चीजें सोच रहे हो, या तो आप अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो वो कि अच्छा सोच सके। तो हमेशा अपने इस बिजी शेड्यूल से, इस हेक्टिक शेड्यूल से कुछ समय अपने लिए निकालिए। वो अपने लिए निकाला हुआ समय किसी भी चीज के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, आपका इट सेल्फ हो सकता है, आपका मेडिटेशन हो सकता है, आपका योगा हो सकता है, किसी भी तौर पे हो सकता है। थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिए और उन चीजों पर विचार करिए जो आपके लिए प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्ट होंगी। वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आपके पास आ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स कभी आपके लिए प्रॉब्लम आगे के समय में रहे ही नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको इन सारी चीजों पर काम करना है, और अगर आपने इन सारी चीजों पर काम करना शुरू कर लिया तो यकीन मानिए कि लाइफ में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा मैंने आपको टॉपिक बताया था वहां पर एक्टिव लर्निंग। अगर हम अपने स्किल्स पर काम करते हैं तो एक तो आपका हो गया एनालिटिकल लर्निंग एंड इनोवेशन, और दूसरा हो गया आपका एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या हुआ? हम जो चीज सीखते हैं उसको सिखाना। लर्निंग हम स्कूल में करते थे, 2 दूनी का 4, 2 छः 6, 2 चौके 8, इस टाइप की चीजें। टीचर आती थी क्लास में, बेटा टेबल सुनाओ, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, इस टाइप से हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं। फिर वही दूसरा बच्चा उठेगा, 3 3 6, सॉरी 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, इस टाइप से बोलता जाएगा। यानी कि हम क्या करते थे, लर्न करते थे, रट्टा मारते थे उसी, क्योंकि बार बार वही चीजें होती थी ना तो वो लर्न हो जाती थी। आज की डेट में भी है कि अगर आपका कहीं भी मल्टीप्लाई फंसता है ना, आप फटाक से तुरंत कर लेते हो, बिकॉज नर्सरी टू 5th क्लास तक आपको टेबल जो है वो रटा दिया जाता है। बट क्या वो एक्टिव लर्निंग थी?
आज की डेट में अगर आप एक डेटा में अपना कोई भी चीज लगाने जाते हो तो क्या वहां पे आपका वो मल्टीप्लाई इमीडिएट काम आता है आपका 3 3 9 करना? नहीं, आपको वहां पर कुछ ऐसे डेटास डालने पड़ते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ से मैच नहीं करते। बट हाँ, आज के सिनेरियो में ऐसी बहुत सारी एक्टिव लर्निंग्स है जिस पे अगर हम फोकस करें तो हम अपनी बहुत सारी चीजों को प्लान्ड वे में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी आप सीखते हो उसको सिखाना है। ये होती है एक्टिव लर्निंग। सीख करके हम पहाड़ा सीखते तो थे, पर क्या हम उसको सिखाते थे किसी को? नहीं, वो हमारे तक रह जाता था। वो हमारे लिए हमारे दिमाग में रच बस जाता था। बट आज का डेट क्या कहता है? आज के सिनेरियो में हम अपने जो भी लर्न करते हैं उसे हमें सिखाना चाहिए। और यकीन मानिए, जो शायद आप बार-बार खुद से रट्टा मार के नहीं लर्न कर पाते हैं, वो एक बार किसी को समझा दीजिए तो आप आराम से कर जाते हैं। मैं अपना आपको बताऊँ, मेरी शुरू से हैबिट थी कि अगर मैं किसी चीज़ को बार-बार लर्न करने की कोशिश करूँ ना, मुझे कभी नहीं याद होती थी। लेकिन हाँ, वही चीज़ अगर मेरी मदर या मेरी सिस्टर मुझे पढ़ के सुना देते थे या एक बार समझा देते थे, तो मुझे समझ आ जाता। ये एक्टिव लर्निंग होती है कि जब आप किसी चीज़ को सामने से सीख करके सिखाते हैं, करके दिखते, प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज़ को करते हैं। रेसिपी आप देखते हैं अगर यूट्यूब पे तो उसमें दिखाता है इतना चम्मच चीनी, इतना चम्मच उसमें हल्दी डालना है, उतना उसमें नमक डालना है, उतना ऑयल डालना है, उसको ये करना है, 15 मिनट सोक कर देना है, उसके बाद उसमें डालना है। आप कभी नहीं सीख पाओगे खाना बनाना, अगर सिर्फ यूट्यूब पे देख करके या रेसिपी लिखी हुई देख करके आप करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको किचन में उतरना पड़ेगा, आपको उन सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा एंड रिलेटिवली आपको वो कुकिंग करनी पड़ेगी और एक बार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, धीरे-धीरे करते-करते आप उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना पाओगे। ये होता है एक्टिव लर्निंग। जो चीज़ आप सीख रहे हो, उसको आप करके देखो या आप उसको किसी को सिखा के देखो। जैसे अगर हम इसको एक डेफिनेशन एक छोटी-सी मैंने अपने हिसाब से इसको वाइंड अप करी है। एक्टिव लर्निंग इज़ व्हेन यू डू थिंग्स टू रीइंफोर्स व्हाट यू आर रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग एंड ऑल दैट। एक्टिव लर्निंग वो होता है जो चीज़ आपको मोटिवेट करता है, जो आपको अंदर से एनकरेज करता है कि जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं या कहीं से लिखी हुई देखी हैं या आपने कहीं से पढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों को समझ के समझाइए। ये होती है एक्टिव लर्निंग और ये हम लोग सभी लोग देखते हैं। कहीं से भी कुछ भी पढ़ लीजिए तब तक नहीं समझ में आएगा। हम लोग शुरू में एडिटिंग वगैरह सिखाते थे, बहुत सारे लोगों को आ भी जाती थी। क्यों आती थी? क्योंकि आप उस चीज़ को करते थे। सोशल मीडिया वगैरह पे हम लोगों के जो भी सेशंस होते हैं, मीना सर सिखाते हैं, मैं अगर सिखाती हूँ, तो हम लोग उस चीज़ को सिर्फ देखते हैं। पर आता कब है? जब आप खुद उस चीज़ को करते हो। अदरवाइज़ हम सिखा कर के चले जाएँगे, आप सीख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने किया नहीं कभी। हो सकता है 1 बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है और जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होता है, तो आप उस चीज़ को करने लगते हैं। ऐसे ही हमारा एटॉमी का प्रोस्पेक्टिंग भी है। बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ से घबरा जाते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। उन्होंने बोला तो था, बट अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। उन्होंने नहीं दिए तो आपने दोबारा माँगा था उनसे। उन्होंने क्यों नहीं दिए इस बारे में जानने की कोशिश की थी। प्रॉब्लम तो आपको दिख गई कि उन्होंने दिया नहीं था। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश की थी। अगर उन्होंने नहीं दिया तो ऐसी कौन-सी चीज़ उसको बताएँ कि वो एनकरेज हो जाए आपसे। तो वो काम आपको अपने ऊपर करना है, उसके ऊपर माथाफोड़ी नहीं करनी है। हमें खुद पर एनालाइज़ करना पड़ेगा। अपनी एक्टिव लर्निंग को क्रिएट करना पड़ेगा कि आज अगर हमारे प्रोडक्ट को कोई यूज़ करना नहीं चाह रहा है, इन केस, तो हम कैसे लेकर के जाएँ? आज कोई हमारे फेम सेट को अगर मना कर नहीं, नहीं मैं नहीं ले पाऊँगी, बहुत महँगा है, ये है, वो है। आप उसके पास वो प्रोडक्ट ले जाइए ना जो वो यूज़ कर सकता है। आप उसके पास अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट को लेकर के जाइए ना, आप उसको कंपेयर करके बताइए ना, कि क्यों आपके प्रोडक्ट्स एफिशिएंट हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप उसे सीधे कह दोगे कि मेरा लिक्विड डिटर्जेंट 1121 का है, तो कहेगा मेरा 300 रुपए का जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है वो तो मेरा कितना बढ़िया है, फिर तुम्हारा तो 1121 क्यों ले? आप उसे ये बताओ ना कि 1121 का अगर आपका 3 से 4-5 महीने अगर जा रहा है,
क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी कम लग रही है, और जो अपना 300 रुपए का आप खरीद रहे हो उसको 5 महीने के हिसाब से काउंट करो तो 1500 रुपए हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि 300 रुपए वाला आपका 1 केजी ही केवल लगता है, कम से कम 3 किलो आपका लगता होगा महीने में, तो 3 तिरिका 9 केजी आपका लग रहा है। वहां पे आप 5 महीने से उसको काउंट करो तो वहां पर आपका तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है ना हमारा। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बने हुए छोड़ देंगे ना तो कभी उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसकी जड़ तक जाइए, प्रॉब्लम है कहाँ। ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही हो, हम उसका सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं चाह रहे। कहते हैं कि कुछ चीजें जो हम एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं ना, कुछ साल भर पढ़ते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। साल भर पढ़ने वाले शायद कुछ परसेंटेज अच्छे ले आते, लेकिन उनकी जो जेनरिक नॉलेज होती है वो खत्म होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस मैम पढ़ा रही है, उस समय ही पढ़ा, और बस आप पूछ के देखो वो सारी चीजें एकदम बता देंगे आपको। तो अलग अलग आईक्यू के लोग होते हैं हम लोगों के पास। अब यहाँ पे आपका मेहनत क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज को अपनी लाइफ में आगे किस तरह से जनरेट करते हो। क्या आप अपनी लाइफ को सिर्फ वही सवेरे के, अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करते हैं, बीइंग अ टीचर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ क्या है, सुबह 8 बजे से अगर मेरे को आजकल मेरी ऑनलाइन अगर है तो मेरे को 8 बजे से अगर लॉगिन कर लेना होता है, तो उसके पहले मुझे कम से कम 4:30-5 बजे उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा हाउस होल्ड वर्क जो है वो मेरे को बुला रहा होता है कि शिखा पहले मेरे को वाइंड अप कर ले, देन आप अपनी क्लासेस को करना। फिर उसके बाद आप लंच भी ब्रेकफास्ट भी बनाते हो, लंच भी बनाते हो, क्योंकि बीच में आपके पास टाइम नहीं बचता है। फिर बीच में जब स्विचेस होते हैं तब उसमें आप खाते पीते हो, और फिर 2 बजे के बाद एक रेस्ट आपको मिलता है, एंड देन आपके पास फिर एक काम शुरू होता है, क्योंकि आपने उस समय और सारे काम अभी छोड़ रखे होते हैं कि चलो आफ्टर द क्लास करेंगे। बट एक हाउसवाइफ, उसके पास पूरा दिन रहता है, उसके बाद भी उसके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ हाउसवाइफ, हर एक काम के लैप में हमारे पास एक शॉर्ट ब्रेक होता है जिसको हम अपने एक्टिव लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कर सकते हैं, जिसमें शायद हम टीवी देखते हैं, जिसमें शायद हम गॉसिप्स करते हैं, जिसमें शायद हम कॉल पे बात करके इनकी बुराई उनकी बुराई कर लेते हैं। बेटर है उस चीज को हम अपने लिए क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करें। इसके लिए आप कुछ चीजें पढ़ भी सकते हो, जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया एक्टिव लर्निंग होता है आपका हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल वे में करने वाला काम। दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको एक इनोवेटिव तरीके से यूज करना सीखिए। जो भी आप पढ़ते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाइए, उन पे आपको अगर क्वेश्चन कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उनसे क्वेश्चंस निकालो, उनको क्वेश्चंस को सॉर्ट करने की कोशिश करो। आप अपने आप से जवाब ढूँढने की करो, और अपने आप से जवाब नहीं मिलता है तो उस जवाब को ढूँढने के लिए अपने मेंटर से बात करो, अपने डाउनलाइन से बात करो। सबसे मजेदार बात तो इस बिजनेस की ये है कि यहाँ पे कोई भी आपका अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता है, सब कॉम्पिटिटिव है। जो आपके नीचे लगा हुआ है वो भी शायद आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रख रहा है, आपसे ज्यादा नॉलेज रख रहा है, तो शर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है कि अरे वो मेरा डाउन मेंबर है, वो क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा, हम उसका यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। बीइंग अ डाउन मेंबर, अगर हम उससे कुछ जाकर के पूछते हैं तो वो हमें वो सारी चीजें बताने के लिए कैपेबल होता है कि हाँ इस तरीके से उसे भी खुशी होगी, और जाहिर सी बात है जब हम लोग कहते हैं ना रिलेशन बिल्डअप होगा तो बिजनेस में 4 चांद लगेंगे। तो यहाँ पर आपका वही है, अगर आपको किसी का सेशन पसंद आता है, जैसे हम लोग रोज यहाँ पर 8 बजे सवेरे 8 से 10, 8 से 9, साढ़े 9, 1.5 से 2 घंटे हम लोग रोज यहाँ पर रहते हैं। तो अगर आप किसी के भी सेशन को पसंद करते हो, उसके नोट्स को बनाओ, नहीं समझ में आता है बार बार उसको पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछना शुरू करो। मीटिंग्स में हमारे मेंटर्स कहते हैं कुछ नहीं है तो केवल माइक अनम्यूट करके बोलना शुरू करो। क्यों? वो चाहते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ो। वो चाहते हैं कि आपके अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हो। वो चाहते हैं कि आप अपने आप का जो डर है उसको ओवरकम करो। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज उन्हें बहुत प्यारी लगती है या आपकी हंसी उनको बहुत प्यारी लगती है, नहीं। वो चाहते हैं कि मेरा लीडर अगर आगे बढ़ेगा तो ये अपनी टीम को भी बढ़ाएगा। वो चाहते हैं कि उनके जो भी मेंबर्स हैं वो लीडर बन के आगे आए,
और ऑब्वियस सी बात है, ये जो नेटवर्किंग है यहाँ पे जब तक हमारा मेंबर लीडर में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई भी अपलाइन अपलाइन नहीं रहेगा, चाहे डाउनलाइन अगर उसका काम नहीं कर रहा हो। तो ये इस बिजनेस की खासियत है। और शायद मैं अगर अपने टीचिंग की बात करूं तो मेरी टीचिंग में अगर मेरा स्टूडेंट मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करेगा तो शायद कहीं ना कहीं मैं उसे मना कर दूंगी, या मैं उसे ये बोलूंगी कि आपको आपसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, या अगर कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं तो हम उन्हें वहां पर ये कहते हैं बेटा कल बताएंगे। बट यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज है तो हर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक ही हो तो वो क्वेश्चन एक ही पूछता है। बट यहाँ पे हमारे पास वाइड रेंजेस है, यहाँ पर डिफरेंट आईक्यू लेवल्स के लोग हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब अगर किसी एक के पास नहीं होता है, बाकी 99 भी बैठे होते हैं, और वो सब अपने आप में एक यूनिक स्ट्रेंथ के साथ है, यूनिक कैपेसिटी के साथ है। हर एक को पता है कि इस क्योंकि हर एक का बात करने का तरीका अलग होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। हो सकता है जिस चीज को आप इतना कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हैं वो उसके लिए बहुत आसान हो सकता है जिस प्रॉब्लम को आप मेजर प्रॉब्लम समझ रहे हो अगला उस चीज को चुटकियों में हैंडल कर रहा हो। तो डिपेंड करता है कि आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट कभी नहीं हो सकता है। बोलना तो पड़ेगा क्योंकि आपने करना है, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। और आज अगर इन मीटिंग्स में हम बोलना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आगे के समय में हम हर किसी से आराम से बोल सकते हैं। सॉरी। जो भी आप सीखते हैं अपनी मीटिंग्स में या किसी भी चीज में, हम जो भी चीजें सीखते हैं उस चीज को दूसरे को सिखाना शुरू करिए। सिर्फ नोट्स बना लिया, उन नोट्स को पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं है। क्या करोगे इतना ज्ञान? आप ज्यादा ज्ञान दिमाग में रहेगा ना तो वो हौच पौच हो जाना है। क्या करो, उस ज्ञान को बांटना शुरू करो। जितना ज्यादा आप ज्ञान बांटते हैं ना उतना ज्यादा बुद्धि का विकास होता है। इसलिए आपके पास जिस चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा है उन्हें देते जाओ। कहते हैं ना, विद्या ऐसा धन है जिसका कोई चोर नहीं चुरा सकता है, कोई राजा उसको बांट नहीं सकता है, किसी कोई भाई उसे बांट नहीं सकता है, कोई राजा उससे छीन नहीं सकता है, कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता है। ये वो धन है जिसे आप जितना बांटोगे ना उतना बढ़ता जाएगा। न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भातृभाज्यम। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी बुक में मेंशन है। तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी तो लिखी हुई है। और जब लिखा हुआ हम पढ़ेंगे और सिर्फ वहीं पे पढ़ के अपने दिमाग में भरते जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। जो पढ़ा हुआ है, जो सीखा हुआ है उसको बांटो। जितना आप बांटोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप अगर बांटते हैं और आप बांटना सिखाते हैं तो आप जिसको सिखा रहे हैं वो भी तो बांटेगा और अल्टीमेटली फायदा सबका होगा। नेक्स्ट चीज है, यहाँ पर एक और पॉइंट अगर हम बात करें तो ये होता है आपका डू एक्टिविटीज नॉट जस्ट रीडिंग। अगर आपने सीख लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, तो क्या, जब तक हम उसको क्रिएटिविटी में नहीं लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, हम लोग एडिटिंग सिखाते थे शुरू में। अभी तो हम लोगों के सेशंस क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों को आ चुका है, ये कोविड जो है सभी लोगों को मोबाइल यूजर बना चुका है, तो अभी सब लोग एडिटिंग सारी चीजें जानते हैं। बट जब स्टार्टिंग में जब जूम पे हम लोग आए थे उस समय नहीं पता था कि किसी पिक्चर में अपना नाम कैसे डालते हैं, किसी पिक्चर को एडिट कैसे करते हैं। अच्छा, नाम लिखा हुआ है तो वहां पर नाम हटा करके अपना नाम कैसे डालेंगे। तो मान लीजिए पहला सेशन हम लोगों का मीना सर ने लिया था, हम लोगों को सिखाया था, और शायद कहीं हम उसको सीख करके वहीं पर छोड़ दिए होते तो मैं नहीं कर पाती, और शायद मैंने मेरे लोगों को सिखा करके अगर वहां पर भी छोड़ दिया होता तो वो लोग नहीं कर पाते, और शायद आज मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होता अपने लाइफ में तो शायद जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं, चाहे वो मेरा यूट्यूब हो, चाहे मेरा फेसबुक हो या मेरा इंस्टाग्राम हो, वो नहीं समझ पाते कि शिखा मैम कैसे कर पाते हैं। क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि इस तरह की स्किल भी है मेरे पास, या मैं कभी इस तरीके से कर पाऊंगी, क्योंकि कभी ये सारी चीजों से पाला ही नहीं पड़ा था। बट कोविड आया, इन सारी चीजों पर निर्भर हुए, डिजिटल हुए, तो फिर ये लगा कि जब चीजें हाथ में हैं आपके तो उसको यूज क्यों ना करें।
उसको इनोवेट क्यों ना करें, उसमें क्रिएटिविटी क्यों ना दिखाएं, और जैसे जैसे उसमें क्रिएटिविटी दिखाते गए हर चीजें आपके लिए आसान होती गई। तो सीखिए, सिखाइए और करिए जरूर। जब तक करिएगा नहीं तब तक कोई फायदा आपको नहीं होगा। सीखना भी जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है और खुद के लिए अमल में लाना भी जरूरी है। अगर कोई भी सेशन होता है ना, तो उस सेशन में पार्टिसिपेशन करिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो मेंटोर कह रहा है वो हर बार सही। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बातें गलत हैं तो उस पर डिस्कशंस भी करिए। हो सकता है जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ करके आप उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे थे, आप उसे गलत मान रहे थे, वो आपके मेंटोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। और जब आप बोलेंगे नहीं तो अंदर ही अंदर क्या होगा, अच्छा कुछ भी कह देंगे, अपलाइन है तो क्या जो कहेंगे वो हम मानेंगे? ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। दिमाग में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बट जब आप बोल देते हो सर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, ये चीज तो ऐसे हो सकती है, तो सर क्या करेंगे, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करेंगे। नहीं शिखा मैम, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। एंड देन हो सकता है कि मैं जिस माइंडसेट से उस चीज को एक मतलब नेग्लिजिबल समझ रही थी, वो चीजें बहुत काम की हो। बिकॉज दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना, यहाँ पर हर चीज पॉसिबल है। हम जब एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया से आते हैं ना, तो हम वही माइंडसेट से उस चीज को देखते हैं। तो आप जब तक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आज के ही सेशन को, कल का ही सेशन अगर हो या परसों का ही सेशन हो, विद इन वीक का ही हम लोग का कोई भी सेशन हो, सिर्फ हाँ जी, अच्छा आज अवतार सर ने ये बोला, अच्छा एस कुमार सर ने बोला, सुशील सर ने बोला, बहुत अच्छे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उससे सुशील सर का विकास हो रहा है, एस कुमार सर का विकास हो रहा है, अवतार सर का विकास हो रहा है, मीना सर का हो रहा है विकास, गौतम सर का हो रहा है। आज मैं बोल रही हूँ तो मेरा हो रहा है, लेकिन आपका क्या? सिर्फ हम मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं या कल को हम मीटिंग लेने लायक बनने आ रहे हैं? मीटिंग इसलिए अटेंड करनी होती है कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। मीटिंग इसलिए अटेंड करनी होती है कि आज आप मीटिंग ले रहे हो, कल को मीटिंग दोगे भी। क्योंकि आज आप शायद जिसे लीडर अपना समझ रहे हैं, वही आगे चल के आपके जो डाउन मेंबर्स होंगे, आपको भी उसी जगह पर देखने की उम्मीद रखते होंगे कि मेरा भी मेंटोर इस तरीके से हमको समझा। जैसा कि नॉर्मली हम लोगों को डे टू डे लाइफ में ये चीजें फेस करने मिलती हैं। सोशल मीडिया पे तो हम लोग को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैम हमें तो पता ही नहीं है कि हमें किसने ज्वाइन कराया, हमारे अपलाइन ने तो ज्वाइन कराया था, अभी तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या करें? मैम क्या है ये बिजनेस? मैम एटॉमी में ये कैसे होता है? आए दिन मतलब आधा समय तो आपका ऐसे ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भी शायद ज्वाइन किया था, उसे किसी ने बोल दिया होगा ज्वाइन करो तो पैसे आएंगे। वही चीज उसने किया, उसने ज्वाइन करा दिया, पैसे नहीं आए तो अपने भी छोड़ दिया, और जिसको ज्वाइन कराया उसको भी नहीं बताया कि बेकार है। राइट? तो क्वेश्चन पूछिए, नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं उसे एक्सप्लेन जरूर करिए, और एक्सप्लेन तो कर रहे हैं साथ में उसको क्रिएटिव वे में भी लेकर के आइए। पार्टिसिपेशन मस्ट है किसी भी चीज को करने के लिए। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड जो पॉइंट मेरे हिसाब से होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि जैसे पहले प्रॉब्लम्स होती थी, ऐसा नहीं था, हम लोगों के दादा दादी मम्मी पापा के समय में भी प्रॉब्लम होती थी, बट इतनी चिकिरबाजी नहीं होती थी। अभी क्या होता है, एक सिंपल कोई इस चीज को माइंड नहीं करेगा, बट एक जनरल थिंकिंग है। पहले के समय में हम लोग अगर अपने बेटे की या बेटी की शादी करने जाते थे, खासतौर से बेटे की शादी करने जाते थे, तो दिमाग में ये होता था कि बहू ऐसी आए जो सरगुण संपन्न हो, इन द सेंस खाना भी जानती हो, बच्चे भी संभालना जानती हो, बड़े बुजुर्ग का आदर भी करे, कहीं समाज में निकले तो वहां पर मेरी नाक नीची ना हो। मतलब हर वो अच्छे वाले गुण जो एक होना चाहिए किसी में भी, मतलब वो देवी चाहिए थी। राइट? बट आज का सिनारियो चेंज हो चुका है। आज कहीं ना कहीं लड़कियां भी एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी एज में अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करना चाहती है, अपने कैरियर ओरिएंटेड फ्यूचर को देखना चाहती हैं। इवन पेरेंट्स भी वैसे ही हैं। पहले लड़कियों की शादी होती थी, इवन हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ था कहीं ना कहीं, कि ससुराल में नाक ऊंची रखनी। राइट? तो सुन लिया, वही किया कि हाँ भाई कहीं से मम्मी पापा को शिकायत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी वहां पर, बट उस चीज का सॉल्यूशन ये था कि मम्मी ने कहा है या पापा ने कहा है तो करना ही, खत्म बात, मुद्दा उठा ही नहीं आगे। तो प्रॉब्लम इजी थी।
बट आज के सिनेरियो में आप अगर किसी बच्चे को ये कह दो, वैसे तो आजकल पेरेंट्स भी बहुत सोचे समझे हुए होते हैं, उनका भी दिमाग ये कहता है कि भाई जब बच्चे को इतना पढ़ा रहे हैं तो क्यों किसी के उसमें रखना है। बट कहीं ना कहीं ये चीजें गलत भी होती जा रही हैं आगे के समय के लिए, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जा रही। पहले कहते थे कि ससुराल में अगर लड़की वालों का अगर इंटरफेयर हुआ तो गलत हो जाता था। अभी क्या होता है, माँ बाप कहते हैं अच्छा कोई बोले ना तो उल्टा जवाब देना, हम देख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी को। बट क्या होता है, बेटी कहीं ना कहीं ये सोचती है मेरे पेरेंट्स तो हैं, और वो एडजस्ट नहीं करना चाहती है, इवन लड़का भी है वो एडजस्ट नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। एटॉमी में भी हम लोगों के साथ ये चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की नेटवर्किंग इजी थी, बट पहले नेटवर्किंग में आपका कंपटीशन नहीं था। जैसे आपके मेंटोर ने कह दिया वैसे आपका सारा काम चल रहा है। आपका जो प्रोडक्ट आया आपको उस पे काम करना है। अगर नीचे वालों के साथ आपने मिलजुल के रखा तो ठीक है, ऊपर वाले को इनकम आ रही है। बट अभी एटॉमी ने क्या किया, हम लोग के लिए बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया हर चीज। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। अगर एक सिंपल इसको भी मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में मैंने अपने हिसाब से अरेंज किया है, मुझे जहां तक लगा कि इट इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इन्फॉर्म डिसीजन यूज्ड टू फाइंड एंड इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब कि मुद्दा ये है कि जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन ही निकालो। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स अगर हो रही है तो उसका सोल्यूशन आसान होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बने नहीं रहने देना है, प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉर्ट करना है। अगर हम ये बोले कि एज एन अपलाइन अगर मैं अपने मेंबर्स को ये सिखाऊं कि मुझे नहीं पता, मुझे 10 ज्वाइनिंग आज चाहिए, अब मेरा जो डाउन मेंबर होगा वो क्या करेगा, वो परेशान 10 लोगों से बात करेगा, 50 लोगों से बात करेगा, कोई नहीं सुनेगा, अंत में क्या करेगा, आपके फोन को ब्लॉक कर देगा, आपसे बात करना छोड़ देगा। या अगर वो इतना ज्यादा इंटेंस होगा तो आजकल तो तुरंत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन एक दूसरे से रहता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं, या फिर वो इस बिजनेस को छोड़ देगा। राइट। दूसरी तरफ एक बंदा होगा, वो क्या करेगा, वो जहां पर पहले 10 लोगों से मिल रहा था वो अब वहां पर अपने लोगों से मिलने का दायरा चेंज करेगा। लोगों से जहां पर सिंपली वो बोल रहा था कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, वो सीधे सीधे कहता है कि भाई, जैसे अभी मैं रिसेंटली अपने में थोड़ा चेंज आप लोगों को बताऊं। जैसे नॉर्मली हम लोग कहते भी है कि मैं भी कभी किसी से नहीं कहती कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है आप भी ज्वाइन करो, नेवर। क्यों करेगा भाई वो मेरे कहने से? क्या मैंने किसी के कहने से तुरंत ज्वाइन कर लिया था? हाँ, मैंने करा था तुरंत ज्वाइन, लेकिन क्या मैंने उसको तुरंत अडेप्ट किया था? मुझे 3 महीने लगे थे एक्टिव होने में। जिनके थ्रू मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, रविंदर सर ने, वो मेरे पास 3 महीने पीछे पड़े थे। अच्छी चीज है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है। कब शुरू किया? जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, फ्री टाइम हुआ, तब इस पे इन्वेस्ट किया अपना टाइम। एंड यस ऑफ कोर्स जब समझा तो लगा कि हाँ अच्छी चीज है। बट हर एक का सोचने का तरीका वो नहीं होता है। यहाँ पर अगर मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा वाइंड अप करूँ कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन को किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने इसको 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 6 पार्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम सबके साथ है, कहते हैं ना प्रॉब्लम तो है सबके साथ, पर नजरिए की है बात। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। सबसे पहले उस प्रॉब्लम का कॉज ढूंढिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेस। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके कारण को ढूंढना शुरू करिए। आपकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है तो प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या आप बोल दे रहे हो कि दूसरा वाला भाग जा रहा है? ऐसा क्या आप उससे बोल दे रहे हो कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा है? तो क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम का कारण मेन है। हो सकता है उस नेटवर्किंग का जो नाम आपने उसको बताया कि मैंने एक ऐसा ऐसा बिजनेस शुरू किया है जिसमें आप जुड़ो, आपके साथ 2 लोग जुड़े, वो पहले ही सोचता बाप रे ये चेन सिस्टम है, भागो, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। वो जो उसने प्रीवियस वर्क किया था उसने वहां पर उसमें सफलता हासिल नहीं की थी। आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टर्न लेना पड़ेगा। आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ जो वो सुनना चाह रहा हो आपसे। आप उसको बोलो कोई बात नहीं, आप एज अ यूजर तो यूज कर सकते हैं ना,
नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अभी जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करेगा। और यहाँ पर अगर हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल चीजों से बने हुए हैं तो आपको भविष्य में अगर कभी नुकसान नहीं कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो रही है आपकी लाइफ में। कंपेयर करना शुरू करिए अपने प्रोडक्ट्स को कि किस तरीके से, और कंपेयर ये नहीं कि मेरा लिक्विड डिटर्जेंट अच्छा है तो सर्फ एक्सेल खराब है तो टाइड खराब है, बिल्कुल नहीं। आप कंपेयर कीजिए प्राइस रेट में, आप कंपेयर कीजिए उसकी क्वालिटी रेट में, आप कंपेयर कीजिए उसकी क्वांटिटी रेट से, क्योंकि हमारी कंपनी जब इस चीज का दावा करती है, बिकॉज वी हैव एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, दैट मीन्स कि अगर कंपनी ने आपको ये बोर्ड सिंबल दे रखा है तो आपको इसको देखना पड़ेगा, इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम का कॉज ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम का कॉज आपको मिल जाता है ना तो उसके कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालिए। सिर्फ एक सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं ना तो शायद वो काम नहीं करेगा, उसके 4-5 ऑप्शन कम से कम सोच के निकालिए, क्योंकि थिंकिंग बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम जब आप सोचते हो फिर लगता है कि अच्छा, और अगर प्रॉब्लम को वहीं पे प्रॉब्लम समझ के गिव अप कर दिया तो कोई फायदा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्या करो, उस पे आप अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही। जैसे हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि हम लोगों ने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो मैंने ली हुई है, प्रोडक्ट्स इस टाइप के हैं, बहुत अच्छे हैं, आप यूज करके देखो। आप कोई ज्वाइनिंग मत करो, हम आपको एक लॉगिन आईडी देंगे, आप उससे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। हमारी ये वेबसाइट है जस्ट लाइक एन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, आप उसको यूज करके देखिए। आपको पसंद आते हैं प्रोडक्ट्स तो आप उसके कंज्यूमर बन के फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बनिएगा, अदरवाइज आप हमारी लॉगिन आईडी से करिएगा। पता नहीं ऐसे कितने लोग मेरी फैमिली के हैं जो इस बिजनेस के नाम से ही, उनको अगर पता चलता शायद कि ज्वाइनिंग करनी है या इस टाइप का है, वो मेरे से दूर हो जाते। बट अभी वो कम बैक कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो आप अपना बताते हो, इसको मुझे अपनी लॉगिन आईडी देना, कैसे करना है। तो मैं कभी उनको नहीं कहती आप अपना पैन नंबर दो, आधार कार्ड दो, कुछ नहीं। मैं सीधे सीधे अपनी आईडी उठाती हूँ, गेस्ट पासवर्ड देती हूँ, भाई आप परचेजिंग करो। या मुझे अपना जब भी पॉइंट्स इधर लगेगा कि हाँ मेरा पॉइंट इधर कम अधिक हो रहा है, तो मैं उस वाले मेंबर, उस टाइम मतलब उस टीम की तरफ के किसी भी मेंबर का एक आईडी, जिससे मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मुझे ग्रोथ करानी है या वो ग्रोथ करेगा इटसेल्फ, आज वो अगर नहीं भी कर रहा है तो वो इटसेल्फ ग्रो करना शुरू करेगा, मैं उसकी आईडी उसको पकड़ा देती हूँ, क्योंकि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं तो बिजनेस के पर्पज से जुड़ी हूँ ना, मेरे को तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बट उसके लिए मुझे क्या दिमाग में है, मुझे उसको यूजर बनाना है। और ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मेरे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि जिसने एक बार यूज कर लिया वो दोबारा छोड़ेगा ही नहीं। तो अभी तो मैं यही करती हूँ। अभी मैं रिसेंटली आपको बताऊं कि शुरू में मैंने भी ये चीजें करी थी कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, इसमें ऐसे ऐसे करना है। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सब कर दिया। मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब निकाला क्या, पिछले 1-2 महीने से मेरा ये काम है कि मैं सभी लोगों को, मेरे जितने फैमिली मेंबर्स हैं खास तौर से, उनको अपना और अपना गेस्ट पासवर्ड दे देती हूँ। भाई आपको जब भी परचेजिंग करनी है, ये वेबसाइट है, बस जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। तो उससे क्या होता है, मेरा पॉइंट बढ़ता है, मेरे नीचे पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और प्रॉब्लम निकालने के लिए आपको एक नहीं कई तरीके से अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन से फायदा नहीं होगा, आपको उसके 10 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जा करके आपका एक काम करेगा। क्योंकि हर एक किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है कोई एक अगर आपका आईडी पासवर्ड लेकर के उसके दिमाग में कहीं ये चल रहा हो, इतनी आसानी से कैसे अपना लॉगिन आईडी दे दिया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं, नहीं नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इससे कुछ ऐसा काम करे वैसा काम करे, वो अलग ही जोन में जाते हैं ऐसे लोग। तो क्या करना है, हमको कई सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं, कई सारे सॉल्यूशंस को इम्पैक्ट करना है, इम्पैक्टिव करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और उस सॉल्यूशन को भी अगर हमें देखना है तो ये भी देखना है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी आईडी से परचेजिंग कर ली, प्रोडक्ट वहां पर पहुंच गया, तो आप फॉलो ऑन तो लोगे ना। ऐसा थोड़ी कि अरे वाह मेरा तो पॉइंट बढ़ गया मैं छोड़ दिया, नहीं। जब आपने प्रोडक्ट उन तक पहुंचा दिया है तो भाई फॉलो ऑन तो लेने जाओ, उसका इम्पैक्ट तो देखो कि आपने जो सोल्यूशन निकाला उसका फर्क क्या पड़ा। अब आपने आईडी पासवर्ड तो दे दिया, उसने आपसे बोला कि चलो ठीक है, मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं मेरे को, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको देना क्या चीज है उसको।
आपने सुन रखा है कि शैम्पू दे देंगे तो ये हो जाएगा। अब 2 शैम्पू है, कौन सा शैम्पू दे? क्यों? क्योंकि आपने कभी ये चीज अपने मेंटोर से पूछी ही नहीं कि दोनों शैम्पू को आपको दोनों किस-किस व्यक्ति को देना है कब-कब। आपने सुन लिया कि टॉनिक से रीग्रोथ होता है, लेकिन रीग्रोथ की जरूरत किसको है वो भी तो सुनो। पूछा कभी आपने अपने मेंटोर से कि सर टॉनिक किसको देना है और ऑयल किसको देना है, और अगर दे रहे हैं तो उसके पीछे उसका क्या-क्या हमको बताना है, कैसे-कैसे यूज करना है, क्या-क्या चीजें नहीं करनी है। ये सारी चीजों का इम्पैक्ट तो देखना पड़ेगा ना हमको। और जब इन सारी चीजों का हम इम्पैक्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट क्या होगा आपका? जब आपने उसको एज अ यूजर बना दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी होती है उसे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के जाना। बिकॉज जब आपकी आईडी से वो परचेजिंग कर रहा है तो आपका सेल्फ पॉइंट वैल्यू केवल इंक्रीज करने में हेल्प हो रहा है, लेकिन आपका मैचिंग सिर्फ आपके टीम बिजनेस से होगा। और आप किसी को अपनी आईडी एक बारी दे सकते हो, 2 बारी दे सकते हो, वो बार-बार आपसे माँगने नहीं जाएगा। वहाँ पर आपको क्या तिकड़म लगानी होगी? वहाँ पे आपको बाय हुक और बाय क्रुक उसे मेंबर बनाना ही होगा। बिकॉज़ यूज़र तो वो अच्छा हो चुका है, अब आपको क्या गिनाने हैं उसको? अदर फ़ायदे कि भई आप खुद से जॉइन करते हो, तो देखो आपने लास्ट परचेज़िंग करी थी, तो मेरे को ये पॉइंट यहाँ पे मिले जो कि मेरी आईडी पे कभी भी लैप्स नहीं होंगे, 200 साल तक मेंटेन होंगे। और अब चूंकि सेकंड वाला टाइम मैंने आपको दूसरी आईडी दी थी, तो मेरी मैचिंग में इतना रह गया था पॉइंट, और आपकी आईडी आपको परचेज करने की वजह से, आपकी परचेजिंग की वजह से मेरा मैचिंग हो गया और मुझे इतने हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। आप जिस भी लेवल पे हो, आप 1321 वाले पे हो या आप 80,000 वाले पे हो, आप उसे वो बताओगे तो तभी तो वो कहेगा कि अच्छा ये इसका फायदा है। तो दिमाग में क्या होगा क्लिक कि अगर इसको फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम भी फायदा ले। बिकॉज नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे बहुत। तो क्या करना है? उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है। प्रिपेयर फॉर चेंजेस। जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको उस चेंजेस को, हो सकता है वो अब जब ज्वाइन करेगा तो आपने जो सारी चीजें बेसिक से फॉलो करी थी, प्रॉब्लम्स आई थी, वो उसको भी आएगी। तो आपको क्या करना है? उसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि चेंज उसके तहत आपके थ्रू आया है, तो आपको अपने में चेंज करना है। बिकॉज पहले आप एज अ मेंबर काम कर रहे थे, अब आपने अपने नीचे एक मेंबर जनरेट कर लिया है। दैट मीन्स यू आर बिकम अ लीडर। जब आपने किसी की जिम्मेदारी ओढ़ ली अपने ऊपर, तो आप एक लीडर की तरह एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। वो उम्मीद करेगा कि अब आप एक मेंटोर हो, ना कि मेंबर। वो आपसे अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानना चाहेगा। अच्छा शिखा, पता है मेरे ना चेहरे पे ऐसे ड्राई हो गया, ये फ्रिकल्स हो गए। अब शिखा को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट देना है। अरे रुको ना, मैं ना पूछ के बताती हूँ, ये है वो है, आप भी ऐसे। तो वहां पे क्या होगा? फिर वो कहीं ना कहीं मिसलीड होता है। तो आपको क्या करना है? आपको वहां पर अपने हर एक प्रोडक्ट की जानकारी होनी ही चाहिए। आपको नहीं है तो आप अपने मेंटोर से पूछ करके बताओ, आप अपनी नॉलेज की जानकारी को बढ़ाओ। कंपनी ट्रेनिंग देती है हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट्स पे। कंपनी के यूट्यूब पे जाओ, जो भी लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स अपने यूट्यूब के चैनल पे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन रख रखे हैं, ट्रेनिंग रख रखे हैं, बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन रख रखे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज रख रखे हैं, अपने टेस्टिमोनीज को डाल रखे हैं। उन लीडर्स पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। और फिर अगर आपसे बिजनेस नहीं हो पाता है, तब आप जा करके बोलो कि ये मेरे से ना हो पाएगा। लेकिन ऐसा दिन किसी के साथ नहीं आएगा, ये हम लोगों का वादा है कि जिसने अपने आप पर काम कर लिया ना, उनके पास ऐसी प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। और जब आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना सीख जाते हो, आप अब लोगों को एज अ लीडर दिखने लगते हो, आपके में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने लगती है, तो फाइनली आपके पास टीम भी बनने लगती है। बिकॉज आपने ज्वाइनिंग कराई है, और जिसकी आपने ज्वाइनिंग कराई है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपलाइंस के थ्रू जो आपको ज्वाइनिंग मिलती है, उस पर आपका कमांड नहीं रहता है जब तक कि आप उसको इंटीमेट तरीके से नहीं जानते हैं। आपका कमांड अपने उन लोगों पे रहता है जिनसे आप खुद बात करके ज्वाइन कराएं। आपका अपलाइन अगर आपको कोई ज्वाइनिंग देता है तो आप उस पर डिपेंडेंट रहते हो। सर आप बात करना, सर ये चीज वो चीज, राइट?
बट अगर आप ज्वाइन कराओ तो आप बेधड़क फोन करते हो, भैया आपको तो ये चीज ऐसे ऐसे करनी थी, आपको मैंने बताया था कि अगर आप नीचे के पॉइंट लैप्स हो जाएंगे अगर आपने नहीं परचेजिंग करी। अभी बताओ, आपके नीचे जो ज्वाइनिंग हुई थी उन्होंने तो पॉइंट परचेज कर लिए, अभी आपका तो लैप्स हो गया। तो क्या करना है, आपने नॉलेज रखनी है, फिर आप उसको वहां पर गाइड करते हो। ओके, एक काम करो, अभी आपने जो आईडी परचेज नहीं करी है ना, तो आप बैक डेट में जाकर के, बिकॉज हमारे एटॉमी में हमारा पीवी रिफ्लेक्शन भी है, आप चाहो तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे का बैक डेट या आगे फ्रंट डेट डाल करके अपने जो भी आपका नीड है उसको आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। राइट, तो जब तक आप पता नहीं करोगे सारी चीजों के बारे में तो आपको कैसे पता होगा। एटॉमिक ऐप खुद तो आके आपसे बोलेगा नहीं कि भाई शिखा वर्मा आपके ऐप में ये फैसिलिटी है, आप उसको करो। क्या करो, अपने ऐप अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो उस ऐप को खंगालना शुरू करो। अच्छा, यहाँ पे जाएंगे तो कैसे होगा, अच्छा ये जो शॉपिंग शॉपिंग मॉल में तो हमने परचेजिंग कर ली, माई ऑफिस में क्या क्या चीज है, अच्छा इसमें कंपनसेशन प्लान भी है, अच्छा इसमें डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट भी है, ओके एथिक्स एंड प्रिंसिपल भी है, ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं हम अपने ऐप से, अरे वाह लाइनेज भी दिखता है, अरे सारी चीजें पावर पैक्ड आपके पास, आपकी मल्टीपल डायरी आपके पास आपके मोबाइल में पड़ी हुई है। फिर शायद आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़े, कंपनी के जितने भी सक्सेस सेमिनार वगैरह होते हैं वो आपके चैनल अटॉमी पे आते हैं आपके ऐप में, बट देखोगे तब तो पता चलेगा। वेबसाइट पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपके ऐप में सारी इंफॉर्मेशन है, मीटिंग्स में सारी इंफॉर्मेशन है। आप खुद एक लीडर अब बन गए हो क्योंकि आपने अपने साथ लोगों को ज्वाइन कराया है, वो आपका मुंह देख रहा है कि भाई तुमने मुझे ज्वाइन कराया है तो मेरी नैया पार भी तुम ही लगाओगे। यानी कि आपने क्या करना है, टीम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक लीडर हो। अब आपने टीम की शुरुआत कर दी है क्योंकि आपने नीचे ज्वाइनिंग लगाई है, वो भी कल को ज्वाइन कराएगा, तो आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए और टीम को लीडरशिप भी दिखानी पड़ेगी कि कल को आपकी टीम वाला भी ये कहे कि मैं इस टीम के लीडर का साथी हूँ। और इस टीम मैनेजमेंट में जब आप बन जाते हो एक लीडर, तो आप एक खुद अपने आप में मिसाल दिखाई देते हो, आपको खुद एक अंदर प्राउड फीलिंग आती है, और तब आपकी कुछ चीजें डेवलप होती हैं जिसमें आपकी 3 बेसिक चीजें डेवलप होना बहुत जरूरी है, जिसपे हम लोगों को काम भी करना है। वो 3 चीजें हैं हमारी, सबसे पहला है हमारा वहां पर इंडिविजुअल लेवल, दूसरा है हमारा ग्रुप लेवल, तीसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जैसा कि हम लोगों के एटॉमी में भी है। जिस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, आप अपने एटॉमी के ऐप को पूरी तरह से जान लेते हो, अपने एटॉमी के वेबसाइट को पूरी तरह से समझ लेते हो, आप एटॉमी के प्लान प्रेजेंटेशन और हेंगेल पार्क सर के विजन को समझना शुरू कर देते हो। पूरी तरह से तो आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट आप समझना शुरू भी कर देते हैं, तो आप अपना एक इंडिविजुअल लेवल डेवलप करते हैं। और जब इन चीजों को आप सिखाना शुरू करते हैं तो आप वहां पर एक ग्रुप लेवल डेवलप करते हैं, बिकॉज आपके साथ आपकी टीम हो रही है। और जब आपकी टीम साथ आपका देना शुरू करेगी तो आज नहीं कल परसों, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप मास्टरशिप्स अटेंड करना शुरू करोगे, आप मैनेजमेंट क्लब में जाओगे, आप जो भी हमारा मैनेजमेंट क्लब बनता है, मास्टर्स क्लब है, उसमें आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाकर के बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर जाकर आप क्या पूछोगे, सर प्लान कैसे दिया जाता है। सर अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, आप बाय डिफॉल्ट बने हो। बट अगर आप अपनी मेहनत से बने हैं, क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, अपनी टीम पर काम किया है, ग्रुप लेवल मेंटेन किया है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अपने आप एक बेमिसाल साबित हो सकते हैं। कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी का मतलब, अगर मैं इसको भी छोटा सा एक डेफिनेशन के तौर पर दी, तो लीडरशिप इज डिफाइंड एज अ सोशल इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस व्हिच लीडर सीक्स द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड सबऑर्डिनेट्स इन एन एफर्ट टू रीच ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मतलब एक लीडर वो होता है जो अपने आप में मोटिवेटेड रहता है और अपने साथ उस लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के अपने लोगों को मोटिवेट करता रहता है कि वो अपने साथ किसी भी लेवल के, चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, जो भी सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए कैपेबल हो। और फ्रेंड्स, ये हम लोगों का डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग है। यहाँ पर टीम वर्किंग जब तक नहीं होगी, और टीम वर्किंग जब आपका काम सही से करेगा तो ड्रीम वर्किंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गोल सभी के पास है। शॉर्ट गोल्स लेकर के जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मेजर गोल्स अपने आप कब अचीव हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो करना क्या है हमें,
इंडिविजुअल लेवल पर काम करना है, ग्रुप लेवल पर काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज तब शायद हमें वो सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद पर ही इतना काम कर लिया है, हमने अपनी टीम के साथ इतनी मेहनत कर ली है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका रास्ता देख रही है कि आप कब उसके पास आ रहे, क्योंकि उसे भी ऐसे लीडर्स का बाहें फैला करके इंतजार है। यानी कि आप जब लोग को अपनी क्वालिटीज दिखाते हो ना, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, कहीं दिमाग में एक छवि बन जाती है। सोशल मीडिया के सेशन में मैंने आप लोग को बताया था ब्रांड के बारे में, वो ब्रांड आप बन जाते हो। जब आपका कोई नाम लेता है ना, तो आपकी एक छवि अपने आप बन के सामने आ जाती है, अच्छा ऐसा बनना है। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। तो इन सारी चीजों पर काम करने के बाद एक और लास्ट हम लोगों का जो बचता है स्किल, वो होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ? इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा कि आप सिंपली ऐसे भी समझ रहे हैं कि आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं, हर तरीके के भाव आते हैं हमारे साथ। हमें गुस्सा भी आता है, हमें प्यार भी आता है किसी पे, हमें रोना भी आता है, कभी कभी हमें हंसी भी आती है। यानी कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है। आज अभी आप जिस चीज का रोना लेकर के बैठे हैं, कब उसी चीज को लेकर के हंसने लगेंगे कोई पता नहीं। लोग हंसते हंसते रो देते हैं, रोते रोते हंस देते हैं। और ये कोविड की सिचुएशन ने भाई सबको कहते हैं ना मजबूत बना दिया है। लोगों ने अपने साथ के लोगों को गुजरते देखा है, एक भरा पूरा परिवार खाली होते देखा है। और एक भरे पूरे परिवार से जब कोई खाली होता है, तो लोगों के घर में जो दुख का माहौल देखा है, उससे कहते हैं ना बढ़कर के दुख किसी ने नहीं देखा होगा, जिसमें किसी का अपना चला गया। लेकिन हाँ, उस चीज को पकड़ करके, रो करके, गा करके कोई फायदा किसी को भी नहीं मिला, बिकॉज उस समय आपके मेंटल सपोर्ट के लिए कोई नहीं आ पाया। शायद किसी का कंधा आपके लिए नहीं था कि आपको कोई सर देकर के आपके कंधे पे आप उसके सर रखकर रो सके। तो वहां पर आप खुद एक व्यक्ति थे जो अपने आप को बना सके, और जो उससे ओवरकम करके आज कहीं ना कहीं अपनी कहानियां लिख रहा है। आज नहीं लिख रहा है तो कल लिखेगा जरूर। लेकिन शायद अगर आप उसी का रोना लेकर के बैठे रहेंगे, तो कभी कुछ भी हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि गई हुई चीज वापस नहीं आ सकती है, गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। मुट्ठी में बंधी हुई जो रेत होती है, एक बार नीचे गिर जाए तो आप उस रेत को दोबारा से उठा तो सकते हो, बट उस रेत को दोबारा नहीं उठा सकते हो जो गिर चुकी। बीता हुआ समय दोबारा नहीं आ सकता है। तो इन चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें अपने इंटेलिजेंस से, अपने आईक्यू लेवल से इमोशनली उन चीजों को वाइंड अप करना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज से बुरा लगता है ना, तो उस चीज को फोकस करो वहां से हटाने की। अगर लग रहा है, मैं अपना बताऊं, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता है या मैं बहुत ज्यादा, शायद आप लोगों को देख के या सेशन में ऐसा लगता होगा कि बहुत शांत सुलझी हुई, शायद, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही हैं। हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आती, बट उस प्रॉब्लम को लेकर के 10 जगह गाने से बेटर है, क्योंकि बाहर वाला कोई सोल्यूशन नहीं बताएगा। यू आर द ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स। यू आर द ओनली वन पर्सन फॉर टेकिंग आउट द सोल्यूशंस। नो वन कैन हेल्प यू। आप अगर खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार है ना, तो आपको कोई भी उस प्रॉब्लम से निकलने में रोक नहीं सकता। और जब आप खुद से निकलते हो, उस दिन एस कुमार सर ने एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया था, किस तरीके से वो अपने ककून में से बाहर निकलती, कितना स्ट्रगल वो करती है। इसी पे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर हम उस बटरफ्लाई के स्ट्रगल को देखते हैं, एक बटरफ्लाई अपने कोकून से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तो उसमें इतनी मेहनत लगती है, और एक बच्चा वहां बैठा हुआ होता है, एक लड़का, वो देख रहा होता है कि ये बटरफ्लाई जो है, मतलब जो वो कैटरपिलर था, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है, उसे दया आ जाती है, वो उस ककून को ब्रेक कर देता है। जब वो ब्रेक करता है ना, तो वो जो तितली होती है निकलती तो है, बट उसके पंख विकसित नहीं होते हैं। वो कहीं टूटी टूटी सी अधमरी सी हो जाती है, और उसका पूरा जीवन, जितने भी दिन का उसका लाइफ स्पैन था, वो उसी अर्धावस्था में, वो कभी उड़ नहीं पाई। बिकॉज जो वो उसका स्ट्रगल था ना ककून के अंदर, जिसमें वो अपने उस लिक्विड से अपने विंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, वो जब जब उससे अपने निकलने की कोशिश करती थी, उसकी विंग्स जब उस ककून में जो रगड़ खाती थी, तो उसकी वो जो लाइंस बनती हैं, उस वेन्स में उस लिक्विड्स का संचार होता था, वो कहीं ना कहीं उसके लिए स्टेमिना प्रोवाइड करती थी, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करती थी, उसे बढ़ाती थी, और जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई बन करके बाहर निकली। और उस बच्चे ने थोड़े से मोह माया में उसको तोड़ दिया,
कि ये निकल के बाहर चली जाएगी, और तितली हमेशा। तो आज आप ये समझ के बैठिए कि जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ का ना, ये आपको एक परिपक्वता देगा। बट आज अगर आपने गिव अप कर दिया ना, तो शायद कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सिर्फ एक किसी पर डिपेंडेंट होकर के रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसमें अपने आप को संभाल लिया, अपने उन सारी परिस्थितियों से सीखते हुए, गलतियों से, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों से अपने मेंटर्स के थ्रू, अपने सेशंस के थ्रू, अपने लीडर्स के थ्रू सीख लिया कुछ भी और उसको ओवरकम कर लिए, तो आपकी यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आगे काम आएगी। बातों का आचार विचार प्रदान जिसे कहते हैं, पिक्चर्स में दिख रहा है ना कि कुछ टेक्निकल चीजें जा रही हैं, कुछ फ्लोरल चीजें आ रही हैं, मतलब हर तरह के विचार होते हैं हम लोगों के आसपास में। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूं, आज चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगा कि ये सेशन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको वाइंड अप किया। 8 पार्ट में इसको मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर ओवरकम करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बीइंग एबल टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपके बारे में गलत कह रहा है, या जो भी आपके बारे में कुविचार प्रोवाइड कर रहा है, या जो भी आपकी बुराई कर रहा है, उन सारी बुराइयों से सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा है जो आपको गलत बना रहा है। लड़ाई करना या उससे बातें करना छोड़ देना नहीं, उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि व्हाई यू आर राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने आप की कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं गलत नहीं। दूसरा है बीइंग एबल टू मूव ऑन आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक। अगर आप कोई गलती करते हैं ना, तो उस गलती को वहीं पे भूल करके उस गलती से कुछ सीखिए और उस गलती से सीखी हुई चीजों पर आगे बढ़िए। गलती को लेकर के आगे ना बढ़िए, गलती को वहीं छोड़ दीजिए, लेकिन उस गलती से आए हुए आपके ज्ञान को लेकर के आगे बढ़िए। बीइंग एबल टू से नो व्हेन यू नीड टू। जब भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है नो बोलने की, तो नो बोलना सीखिए। ये जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पास मतलब अनुकूल परिस्थितियां हो, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती हैं, तो आपको अपने लिए आवाज उठाना आना चाहिए। नो वन कैन कम टू रेज योर वॉइस। कोई हर बार आपके आकर के जगाने नहीं जाएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो सिस्टम में हो, आपके मेंटोर से हो, आपके डाउन मेंबर से हो, तो रेज योर वॉइस। नो बोलना सीखिए। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग की कोई बात अगर आपको बुरी लगती है, तो वहां पर बोलिए। सिर्फ ब्लॉक कर देना फेसबुक पे, अगर आपको कुछ भी किसी ने गलत किया आपके साथ, किसी ने गलत बोल दिया, ब्लॉक कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। ब्लॉक जरूर करिए, फाइनल जो ऑप्शन है वो ब्लॉक करने का है, लेकिन ब्लॉक करने से पहले उसको एक छोटा सा ज्ञान, एक लेसन दे करके जरूर ब्लॉक करें कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, अगर आप सही हैं तो। बीइंग एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मेनी वेज दैट वर्क फॉर एवरी। अपने किसी भी प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करिए और हर तरीके से काम करने की कोशिश करिए कि शायद आपका एक किया गया काम दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर। अपनी जो भी भावनाएं आती हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि एक डिस्कशन के फॉर्म में, आप उसे जरूर बताइए। सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है आज जो मैं सेशन ले रही हूँ, इसमें से भी बहुत से लोग खातिम नहीं होते कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं ये गलत है। तो आप बताइए। हो सकता है मेरे नजरिए से और आपके नजरिए से थोड़ा जो मिसकम्युनिकेशन है उसे हम बात करके सॉर्ट कर ले। हो सकता है आपका नजरिया मुझे समझ में आ जाए और मेरा नजरिया आपको समझ में आ जाए। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। हैविंग ग्रेट लर्निंग स्किल। हर एक सेशन से, हर एक बात से, हर एक कन्वर्सेशन से सीखिए। जब आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो उस प्रोस्पेक्टिंग में आपने आज क्या इजाफा किया अपनी लर्निंग में, उसको हमेशा बढ़ाते चलिए। उसने अगर मना किया तो आपने उसको क्या ऐसा बोला कि वो आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हो गया और नेक्स्ट डे परचेजिंग भी की। इस चीज को अपनी टीम में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है जो आज आपकी प्रॉब्लम है कल आपके टीम मेंबर्स की हो। तो लर्निंग स्किल को बढ़ाइए और शेयर करिए। नॉट बीइंग जजमेंट फॉर अदर। आप कोई नहीं होते हो किसी के बारे में कुछ भी कह देने वाले। सीधे ये कह देना कि वो गलत है इज नॉट अ ट्रू। हाँ, डिस्कशन जरूरी। अगर वो सही है तो सही है, लेकिन अगर वो गलत है तो सीधे ये कह देना कि आप गलत हो, ये नहीं सही हो। उसे एक पॉजिटिव वे में लेकर के बताइए। यू आर कैपेबल टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू एवरीवन। आप पृथ्वी पर आए ही इसलिए हो कि आप अपने तरफ से हर किसी को भरसक एक योगदान देने की कोशिश करो।
जब भगवान ने आपकी रचना करी थी ना, तो एक पूरे यूनिक स्ट्रेंथ के साथ आपको भेजा था कि यार शिखा वर्मा तुम जाओ और जाके जी लो अपनी जिंदगी, और अपने जितना भी ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, जितना तुमने खुद से अर्जित कर रखा है, जितना तुम्हारे माँ बाप के थ्रू तुमको मिला हुआ है, जितना तुम्हारा हेरिडिटरी है, जितना तुम्हारा एडेप्टेशनल ज्ञान है, उन सारे ज्ञान को तुम लोगों में बांट दो। क्योंकि ज्ञान है, बांटेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा। तो हर एक के पास जो मैक्सिमम नॉलेज है ना, उसको हमें अपने लोगों के साथ शेयर करनी है और करना बनता है। और यही सारी स्किल्स थी जिस पर मुझे लगा ये मेरा 2 साल का मेहनत है, शायद मेरे हिसाब से मेरी मेहनत है, मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है। और मुझे इस सेशन को लेने के लिए कल मैंने खुद से ही सर से बोला कि सर मैं इस सेशन को लेना चाहती हूँ। तो मैंने यही बोला, और इन सभी पॉइंट्स में आपका फीडबैक मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम शिखा वर्मा है, और आप लोग को अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है टॉमी वुमनिया, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चैनल पे हर चीज़ का, जैसे आज भी सेशन है तो कल तक ये भी वहाँ पर भी डेवलप होगा, अभी भी यूट्यूब पे चल रहा है, उस पे करिए। फेसबुक पे मेरा शिखा एटॉमी के नाम से प्रोफाइल है, उस पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे एटॉमी वुमनिया के नाम से प्रोफाइल है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉर्टिंग के लिए बता सकते हैं। मेरे से जो गलतियाँ हो रही हैं, उससे भी आप बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, और ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू शिखा जी, बहुत ही बढ़िया। समय लगा, लेकिन पता नहीं क्यों स्किल का सेशन होने के बाद भी इतना सराउंडिंग्स आप कवर की हैं जिसकी जरूरत थी जानना हम लोगों को इस बिजनेस के लिए। और सच कहिए तो आपका जो स्टार्ट हुआ था साइकिल वाले एग्जाम्पल में, वहाँ एक चीज बढ़िया सीखने को मिला। वो ये था कि साइकिल चलाना आ गया, एक बढ़िया स्किल आपके पास, फिर भी साइकिल आप नहीं चला पाइएगा, क्योंकि फिर उतरने के लिए भी सीखना होगा, चढ़ने के लिए भी सीखना होगा। तो मतलब एक स्किल के लिए मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं, मल्टीपल स्किल्स हो सकता है किसी एक स्किल को खड़ा करने के लिए। वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लगा।